अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 यानी अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहे, चेंज होती रहे, रिवर्स होती रहे, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सा होता है? ऐसा वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ रिवर्स होती रहे। तो इसको समझने के लिए एक एसी सोर्स लगाएंगे। एसी सोर्स के साथ हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ मैं एक बनाऊंगा पूरा साइकिल। और साइकिल में हम देख लेंगे कि टाइम के लिहाज से बैटरी की पोलैरिटी जो है वो कैसे चेंज होती है, एसी सोर्स की पोलैरिटी। तो स्टार्ट में क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और करंट किस तरह चलेगा जी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उस सूरत में वेव बनेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ये बन गई। और इसमें टाइम कितना लगा तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम था वो था जी 0। ठीक है, 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि ये प्लस V0 है मैक्सिमम वोल्टेज, ये नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज। तो 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा जी? यहाँ पे लिख रहा हूँ T/4 टाइम लगा। फिर क्या हुआ, जब उसका पूरा एक लूप कंप्लीट हुआ, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, तब कितना टाइम हो चुका था? T/2। ठीक है, इसी तरीके से जब हम मज़ीद आगे इसको मूव कराते हैं तो उसके बाद ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, और अब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे ऑपरेट करता है। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा था तो जब नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचा तो टाइम कितना हो गया था जी? 3T/4। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हुआ, पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, तो टाइम कितना था? T, यानी टाइम पीरियड। ये हमने टाइम पीरियड की वेरिएशन देख ली। इसी के साथ अगर हम एंगल की वेरिएशन देखना चाहें, ठीक है, तो एंगल किस तरीके से वेरी कर रहा है? जब अब ये रेड से मैं सारा एंगल लिख रहा हूँ, एंगल 0 था जब V 0 था। जब मैक्सिमम पे पहुंचा तो एंगल कितना हो गया जी? π/2। मैक्सिमम के बाद जब वापस आया 0 पे तो एंगल कितना हो चुका था? पाई। फिर जब नेगेटिव मैक्सिमम पे गया तो एंगल कितना हो चुका था जी? 3π/2। और जब पहुंचा, जब इसने पूरा टाइम पीरियड अपना कंप्लीट किया, तब एंगल कितना था? 2π। ठीक है, तो ये आप एंगल निकाल भी सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं इजीली। तो जब इसने टाइम पीरियड कंप्लीट किया तो इसके टाइम पीरियड को अगर T से शो करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी? फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 1/टाइम पीरियड के। जबकि इसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो बराबर होगा V = V0 साइन 2π/T × T। ठीक है, बेसिकली ये किस इक्वेशन से बना है? V = V0 साइन 2π/T की जगह ω/T। ठीक है जी, और ये जो थीटा है, जो आपका फेज होता है, V = V0 साइन थीटा। बेसिकली ये इक्वेशन होती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, थीटा को ω/T को फिर 2π/T × T। तो यहाँ से आप इसका टाइम इजीली निकाल सकते हैं। अब आप कैसे निकालेंगे इसका टाइम? मैं एक निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। थीटा, थीटा किसके बराबर है जी? ω/T। ठीक है, और ω/T किसके बराबर है जी? 2π/, हाँ जी, T × T। ये जो स्मॉल t है ये वो टाइम है जितने टाइम में आप वोल्टेज को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने टाइम में आप वोल्टेज को देखना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कहाँ पे जी? जब टाइम T/4 गुजरा हुआ था। जब T/4 गुजरा हुआ था तो एंगल कितना था? तो देख लेते हैं, 2π/T मल्टीप्लाई, जब टाइम गुजरा हुआ था ये T/4, तो यहाँ T/4 पुट करें। ठीक है, T से T कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो एंगल कितना होगा? π/2। और यही तो हमने देखा है यहाँ पे अभी कि जब टाइम T/4 गुजरा होता है तो एंगल कितना होता है? π/2।
2। तो ये चीज़ आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, किसी भी टाइम पे आप एंगल निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी जी वोल्टेज की, वो तो मैं लिख चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बाद आप देखें पीक वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक आपके सामने कर्व बना दूंगा, उसी से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव हाफ हो गया, ये नेगेटिव हाफ हो गया। इसमें पीक वैल्यू क्या होगी जी, इसमें जो पीक वैल्यू है वो ये होगी, मीन से एक्सट्रीम तक की जो वोल्टेज होता है मीन से एक्सट्रीम तक का, वो वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है। इसको कहते हैं पीक वैल्यू, वी नॉट। ये है पीक वैल्यू वोल्टेज की, जितना हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो जा सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आता है पीक टू पीक वैल्यू। अब यहाँ से एक लाइन आप ड्रा कर दें ऐसे, ये पॉजिटिव पीक होगी, ये नेगेटिव पीक होगी। तो पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक जितना वोल्टेज बनता है वो इसकी पीक टू पीक वैल्यू होती है। तो ये जो सारी है ये है पीक टू पीक वैल्यू, इसको कहते हैं पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू। और ये जो पीक टू पीक वैल्यू है ये बराबर होगी 2V0 के। ठीक है, अगर यहाँ पे V0 हो, यहाँ पे -V0, तो पीक टू पीक वैल्यू 2V0 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। रूट मीन स्क्वायर लेने का तरीका देखें क्या है, मैं बता देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर, जिस तरह हम इसको बोल रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको चलाना है। कैसे, रूट मीन स्क्वायर, तो हमने लेना कैसे है, पहले स्क्वायर लेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो चलें देख लेते हैं कैसे। एक कर्व बनाऊंगा, ग्राफ, तो आपने उस पर तवज्जो करनी है। ये मीन लेवल है। ठीक है, तो पहले मैं V0 का ग्राफ बना रहा हूँ वोल्टेज का, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है जी, और इस तरीके से ये V0 है। ठीक है, V0 है, तो इससे मुराद क्या है कि ये वाला ये जो वोल्टेज है, ये वाला, ये V0। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, स्केयर करना है, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था, उलट डायरेक्शन में चलना है, तो पहले स्केयर करेंगे। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ज़रा देखें। स्केयर करना है, स्केयर यहाँ पे हो गया, 0 फिर वहीं पे ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब स्केयर करेंगे तो वैल्यूज जो हैं सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। नेगेटिव वैल्यू का भी स्केयर क्या होता है जी, पॉजिटिव ही होता है। ये ले, ये हो गया इसका स्केयर, यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ये है V0 का स्केयर। अच्छा, स्केयर लेने के बाद हमने क्या करना है जी, इसका मीन लेना है। मीन लेने का मतलब है V0 स्केयर ओवर 2, यानी V0 स्केयर प्लस V0 स्केयर ओवर 2। ठीक है, मीन लेते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना 2 से, जितनी क्वांटिटीज होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मीन लेंगे, यानी इसका हाफ करेंगे, तो कहाँ पे आ जाएगा, वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इसका हाफ करना है ना आपने इस वेव का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो मीन होगा। तो ये इसकी होगी जी मीन लेवल के लिए। ये हो गई इसका मीन लेवल, यानी ये है हाफ V0 स्केयर। ये हो गया इसका मीन। अब मीन का फिर आपने क्या लेना है जी, स्केयर रूट भी लेना है, क्योंकि रूट मीन स्केयर है ना। तो आप जब इसका क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आपने ज़रा तवज्जो करनी है। वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा जब आप उसका स्केयर रूट ले लेंगे। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, ब्लू से। वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ये है जी VRMS,
ये जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है, यहाँ पे भी RMS लिख रहा हूँ, दूसरी साइड पे भी RMS लिखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो VRMS होगी, रूट मीन स्क्वायर। तो चलें देख लेते हैं रूट मीन स्क्वायर को लिख कैसे सकते हैं। तो वोल्टेज की जो RMS वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके जी, मैक्सिमम या पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 0.707 V0। करंट की RMS वैल्यू जो है वो बराबर होती है करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 0.707 I0। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फेज़ के बारे में। फेज़ क्या होता है, फेज़ वो एंगल होता है जो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है, ठीक है। तो फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेज़ वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। जैसे हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान हम एंगल मालूम करेंगे, वो इनका फेज़ होगा। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है जी, वो फेज़ है आपका, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और फेज़ कैसे वेरी करता है हम यहाँ पे देख चुके हैं, कैसे जी, 0 π/2 पाई 3π/2 2π ऐसे वेरी करता है। तो चलें अब हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। फेज़ लीड और फेज़ लैग जो है मैं आपको सीधा AC सर्किट में ही समझाऊंगा। तो AC सर्किट्स पे आ जाते हैं। AC सर्किट्स, AC सर्किट्स ऐसे सर्किट जिनको ऑपरेट किया जा रहा हो AC सोर्स के ज़रिए। तो इसमें एक दो MCQ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा बेसिक सर्किट एलिमेंट से रिलेटेड। कि अगर बात करें DC सर्किट की, DC सर्किट्स में, इन DC सर्किट्स बेसिक सर्किट एलिमेंट्स, बेसिक सर्किट एलिमेंट कौन सा होता है जी, रेजिस्टेंस, ठीक है। DC सर्किट में जो बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस होती है। जबकि अगर आप बात करें AC सर्किट की, AC के लिए जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो ये तीनों होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं किसके लिए जी, AC सर्किट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट एक रजिस्टर के थ्रू पास कर रहा हो तो वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज़ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी और पावर क्या होगी। सिर्फ यही चीज़ें हम निकालेंगे डिफरेंट सर्किट्स के लिए। AC थ्रू रजिस्टर, उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्ज कर लें ये AC सोर्स है, AC सोर्स के साथ क्या लगा हुआ है जी, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो करंट फ्लो करने शुरू हो जाएगा रजिस्टर से, ठीक है। इसके लिए मैं वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और ये दोनों इस सूरत में क्या होंगे, करंट और वोल्टेज I एंड V आर इन फेज। जब ये रेजिस्टेंस से पास कर रहा होता है AC करंट, तो करंट और वोल्टेज आपस में क्या होते हैं जी, इन फेज होते हैं, ठीक है। तो इन फेज होते हैं, तो इनको ग्राफिकली और डायग्राम में कैसे शो किया जा सकता है, तो पहले मैं आपको बना के बताऊंगा जी वेव फॉर्म के ज़रिए। ये वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, तो ये आपके सामने क्या होगा जी, करंट है। अब आप अगर गौर करें तो करंट और वोल्टेज दोनों ही
एक ही पॉइंट पे ये मैक्सिमम पे पहुंचते हैं और उसी पॉइंट पे ये मिनिमम पे पहुंचते हैं। ठीक है, जहां करंट मैक्सिमम वहां वोल्टेज मैक्सिमम, जहां करंट मिनिमम वहां वोल्टेज भी मिनिमम। ये हो गया। इसी को अगर आप ग्राफिकली शो करना चाहते हैं तो आप कैसे शो करेंगे जी? रजिस्टर के लिए अगर ये करंट की लाइन है, करंट का ग्राफ है, तो चूंकि वोल्टेज इसके साथ इन फेज है तो वोल्टेज आप इसके साथ ऐसे ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज का है। इन दोनों को इकट्ठा भी ड्रा किया जा सकता है। तो ये आपके पास हो गया किसके लिए जी? एसी थ्रू रजिस्टर के लिए। और इसमें जो रेजिस्टेंस होती है बराबर होगी वी ओवर आई के, जो कि करंट को रोकती है। पावर की बात करें तो पावर होगी आई स्क्वायर आर, इसके अलावा वी स्क्वायर ओवर आर, और इसके अलावा वी आई। ये तमाम क्या है जी? पावर के फार्मूला है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और कैपेसिटर के थ्रू एसी जब पास करेगा तो उसको देखते हैं। एसी थ्रू कैपेसिटर्स, एसी थ्रू कैपेसिटर्स। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एक एसी सोर्स एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ये एसी सोर्स है, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या किया? एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। सिंपल डायग्राम। बल्ब नहीं लगाएंगे, बल्ब लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैटरी का जो इसका जो एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो V है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते होंगे, इन फेज होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे। तो चलें देखें। फार्मूला आपको पता है जी, Q इज इक्वल टू सी वी और Q इज इक्वल टू सी वी जो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो V नॉट Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज। ठीक है, और चार्ज जो है वो वोल्टेज के साथ वेरी कर रहा है और वो किसका फंक्शन है जी? साइन का है। और अगर हम बात करें करंट की तो करंट बराबर होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी। यानी चार्ज और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें करंट प्रोवाइड करेगी। चार्ज और टाइम के ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें करंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? वोल्टेज का ग्राफ बना लेंगे, फिर चार्ज और टाइम का बनाएंगे, और चार्ज और टाइम की जो ग्राफ की जो स्लोप होगी वो करंट प्रोवाइड करेगी। तो कैसे होगा ये ग्राफ, जरा देख लें। तवज्जो से समझना है। फर्ज कर लें कि ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, और ये है वोल्टेज का, मैं लिख रहा हूँ V। इसी के साथ चार्ज का बना रहा हूँ। ये चार्ज का है जो कि ब्लू के साथ है। और चार्ज और टाइम वाले ग्राफ की जो स्लोप है वो करंट देगी। अब देखें, स्टार्ट में बिगिनिंग में क्या होता है? बिगिनिंग में जो स्लोप है वो मैक्सिमम होती है, तो करंट यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। और डिक्रीज करते करते स्लोप क्या हो जाती है? जीरो। यहाँ पे मैक्सिमम वाली पोजीशन पे क्या हो जाती है? जीरो। तो जब स्लोप जीरो हुई तो करंट भी क्या हो गया? जीरो। स्लोप फिर इंक्रीज करना शुरू हुई, लेकिन कहाँ? किस डायरेक्शन में? मिनिमम, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू हुई। तो क्या होगा? करंट भी क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू हो गया। और फिर यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे जब स्लोप मैक्सिमम होगी, नेगेटिव मैक्सिमम, तो यहाँ पे करंट भी देखें नेगेटिव मैक्सिमम हो गया। उसके बाद स्लोप फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से करंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। ये ग्रीन वाला जो है ये करंट का है। फिर क्या होगा? फिर मजीद बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, और यहाँ पे पहुँच के मैक्सिमम हो जाएगी स्लोप, जैसे पहले मैक्सिमम थी, यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप होगी। फिर दोबारा डिक्रीज होती गई और कहाँ पे पहुँच गई? जीरो पे। तो ये करंट, वोल्टेज और चार्ज के दरमियान आपस में क्या होगा रिलेशन? अगर आप यहाँ से देखें, वोल्टेज यानी ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ब्लैक वाली जो लाइन है वो स्टार्ट में क्या है? जीरो पे। और करंट वाली कहाँ पे है? पाई बाय
2 पे यानी मैक्सिमम पे। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फेज का डिफरेंस है, वो कितना हो गया, π/2। और किसी भी पॉइंट पे आप जब देखेंगे तो जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 एंगल आगे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल π/2। ठीक है, इसी को ग्राफिकली आप कैसे शो कर सकते हैं जी, कि अगर फर्ज कर लें कि ये आपके सामने जो है वो वोल्टेज है, तो वोल्टेज के साथ करंट क्या एंगल बना रहा है, अभी हम बता के आए हैं कि किस एंगल पे लीड कर रहा है, π/2 पे यानी 90 पे। तो ये आपका क्या होगा जी, करंट, और ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री यानी π/2। ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं ग्राफिकली। अगर हम बात करें कैपेसिटर की रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है जो कैपेसिटर के अंदर से करंट को जाने पे मज़ाहमत पेश करती है, जो कि बराबर होती है VRMS ओवर IRMS। इसी तरह XC बराबर होती है 1/ωc और 1/2πfc, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, इन्वर्स रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं AC थ्रू एन इंडक्टर। AC थ्रू एन इंडक्टर इसी तरीके से मालूम करेंगे जैसे यहाँ पे किया। ठीक है जी, तो एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा जी, एक AC सोर्स है, AC सोर्स के साथ क्या कनेक्टेड है जी, एक इंडक्टर कनेक्टेड है। ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस L है, AC सोर्स का वोल्टेज V है। तो जब एक इंडक्टर कनेक्ट करते हैं हम AC सोर्स के साथ, तो क्या होता है कि उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाता है, और वो जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो बराबर होता है EL सेल्फ इंड्यूस्ड EMF L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ठीक है जी, और EL चूंकि EMF है तो इसकी जगह V भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। यानी V जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट और टाइम के ग्राफ की स्लोप के। जहाँ पे जो स्लोप है IT ग्राफ की वो मैक्सिमम होगी, वहाँ पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। तो अब इसके दरमियान हम बना लेते हैं कर्व। कर्व देखें किस तरीके की होगी, तवज्जो से समझ रहे हैं। कर्व देखें कुछ इस तरीके से होगी कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये जो है करंट है, क्योंकि करंट पे वोल्टेज यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले करंट बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये करंट है, ब्लैक से जो बन रहा है ये करंट है। ठीक है, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, करंट जो है वो वाई एक्सिस। अच्छा, अब स्लोप के लिहाज से वोल्टेज बनाते जाएंगे। स्टार्ट में क्या होता है, IT ग्राफ की जो कर्व जो स्लोप है वो मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब करंट का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता है तब स्लोप 0 हो गई होती है, तो वोल्टेज भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या हुआ, स्लोप मजीद, जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, स्लोप इंक्रीज करना शुरू हुई, लेकिन नेगेटिवली, तो वोल्टेज भी नेगेटिवली इंक्रीज करना शुरू हुआ, और यहाँ पे पहुंच के क्या हुआ जी, स्लोप मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, तो आपका वोल्टेज भी मैक्सिमम हो गया। फिर स्लोप डिक्रीज करना शुरू हुई, यहाँ पे आके देखें ये स्लोप 0 हो गई है करंट टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पे वोल्टेज भी 0 हो गया। फिर इंक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर से 0। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब अगर आप गौर करें कि करंट स्टार्ट में क्या है, 0 पे, और वोल्टेज उस टाइम पे किस तरफ है जी, π/2 पे, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या एंगल हो गया जी, π/2, यानी वोल्टेज जो है वो किसी भी पॉइंट पे करंट से π/2 एंगल आगे है। तो यानी वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है। आप क्या बताएंगे जी, वोल्टेज लीड्स द करंट
लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो कैसे बनेगी जी, ग्राफ बना लेंगे। तो अगर आपका करंट ये हो, ये करंट हो, तो वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है जी, वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके सामने लीड कर रहा है। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब अगर हम बात कर लें इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर में जो चीज़ रेजिस्ट करती है करंट के खिलाफ, एक्स एल, वो बराबर होती है ओमेगा एल, यानी एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स एल भी ज़्यादा होगी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं इम्पीडेंस पे। किसी भी सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस होती है, जितनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, जितनी इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, कॉम्बिनेशन। तो इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस को Z से शो किया जाता है, और ये जो Z है वो बराबर होता है VRMS ओवर IRMS। ठीक है जी, ये होती है आपकी इम्पीडेंस। तीनों का इफेक्ट देखना होता है। अब बात कर लेते हैं AC थ्रू RC एंड RL सीरीज सर्किट के। पहले तो सिर्फ एक कंपोनेंट लगाया होता है ना, या R लगाया होता है या C या L। तो अब यहाँ पे दो, कोई से अगर दो लगा दें AC थ्रू, पहले बात कर लेंगे RC की। RC सर्किट यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाने हैं सीरीज में। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। AC सोर्स, AC सोर्स के साथ आपने क्या लगाया जी, कैपेसिटर लगा दिया, और फिर इसके साथ क्या लगा दिया, रेजिस्टर लगा दिया। ये RC सीरीज सर्किट बन गया। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के लिए, मैं यहाँ पे अब सीधा आपके लिए जो है ना जा रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। रेजिस्टेंस के लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस में करंट, ठीक है, और करंट के साथ साथ वोल्टेज, ये आपस में क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। लेकिन चूंकि अब ये दोनों लगे हुए हैं, C भी लगा हुआ है, C में क्या होता है, यानी कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज आपस में पाई बाय 2 से लीड लैग करते हैं, यानी करंट जो है वो लीड कर रहा होता है। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए जो बनेगा, कैपेसिटर के लिए करंट की तो यही लाइन होगी, वोल्टेज की लाइन ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर इसको एक ही ग्राफ बनाना हो तो ये किस तरीके से बनेगा, आप क्या करेंगे, ये जहाँ दो दो लाइनें लगी हुई हैं ये सारा डिलीट कर देंगे, करंट यहाँ पे और वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने इसको समझना है। पहले ये जो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है, हम वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं, ऊपर वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस के लिए है, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज बराबर होगा VR इज इक्वल टू IRMS इंटू R, V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से। ये जो नीचे वाली आपको लाइन नजर आ रही है ये कैपेसिटर के लिए है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो VC होगा वो बराबर होगा VC इज इक्वल टू IRMS, और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC। ठीक है, और इनकी वजह से जो नेट वोल्टेज होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, तो इन दोनों की वजह से जो नेट वोल्टेज होगा वो कहाँ होगा, वो इनका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा। वो रिजल्टेंट जो है वो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा जी, एंगल बना रहा होगा। ठीक है, और वो रिजल्टेंट बराबर होगा VRMS इज इक्वल टू क्या जी, IRMS, और दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन यानी इम्पीडेंस। ठीक है,
तो अगर हम सिंपल बात करें इम्पिडेंस डायग्राम की, यानी ये तो हमने वोल्टेज के लिए बना ली ना, अगर इम्पिडेंस के लिए बना रही हूँ तो कैसे बनाएंगे? देखें, ये है आपके सामने रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज यहीं पे थे ना, और ये आपके सामने जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटर के लिए था ना, और इनकी वजह से जो इम्पिडेंस होगी वो यहाँ कहीं सेंटर में होगी Z, जो कि इन दोनों का इफेक्ट होगी। तो अगर आपने इम्पिडेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये एक ट्राइंगल वाला फार्मूला लगा देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, जिसमें बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर रूट लें तो आर स्क्वायर, और एक्स सी की जगह आप क्या लिख देंगे? 1/ओमेगा c स्क्वायर। तो आर सी सर्किट की जो इम्पिडेंस है वो ये आ गई आपके पास, समझ आ गई? और इसका अगर वोल्टेज निकालना हो, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, आई आर एम एस मल्टीप्लाई जेड। तो जेड क्या है जी? आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c स्क्वायर। तो आपके सामने इम्पिडेंस भी आ गई है, और इम्पिडेंस के साथ साथ जो है वोल्टेज भी आ गया, जो नेट वोल्टेज आ रहा होगा। अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं अगर आप क्या चाहते हैं जी? एंगल निकालना चाहते हैं, तो एंगल कैसे निकालेंगे? ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्स सी ओवर बेस यानी आर, इसी वाले ट्राइंगल में से। ठीक है, और एक्स सी की जगह आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं जो आपने फार्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स 1/ओमेगा c इंटू आर। तो ये दोनों आपके पास किसके फार्मूला आ गए? एंगल निकालने के। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं एसी थ्रू आर एल सीरीज सर्किट की। एसी थ्रू आर एल सर्किट। आर एल सर्किट में क्या होगा? रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगे हुए होंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ जी क्या? इंडक्टर, इंडक्टर के साथ जी क्या? रजिस्टर, और ये आपके पास सर्किट बन गया। ठीक है, तो इसकी इंडक्टेंस L है, इसकी रेजिस्टेंस R है, और जो एसी सोर्स है इसका वोल्टेज V है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? उसी तरीके से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर रहा हूँ। तो सिर्फ किसके लिए? इम्पिडेंस के लिए बना रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे फर्ज कर लें ये वाली जो लाइन है ये है किसकी जी? रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं होते, आउट ऑफ फेज होते हैं। कैसे होते हैं? कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होता है करंट से बाय एन एंगल π/2। तो ये है किसके लिए जी? इंडक्टर के लिए, XL। तो इसकी जो इम्पिडेंस होगी, इस सर्किट की जो इम्पिडेंस होगी, वो इसके दरमियान में कहीं पे होगी, यहाँ पे Z। तो Z आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे Z कैसे निकलेगा? उसी फार्मूले से, Z स्क्वायर इज इक्वल टू पैथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह मैं लिख रहा हूँ ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2πfl भी लिख सकता हूँ। तो इस सर्किट की इम्पीडेंस ये आ गई। इस सर्किट के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं एंगल, किस एंगल पे है ये? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, एक्सएल ओवर आर, इसी ट्राइंगल से। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, एक्सएल की जगह आप क्या लिखेंगे? ओमेगा एल, ओमेगा एल ओवर आर। ये आपके सामने एंगल आ गया। तो ये हो गया जी एसी थ्रू आर एल सर्किट। अब नेक्स्ट चलते हैं और पावर देखते हैं, पावर इन एसी सर्किट।
एसी सर्किट में पावर कैसे वेरी करती है? पावर, तो पावर का पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ये दोनों की आर एम एस वैल्यू, कॉज ऑफ थीटा। जबकि यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा जो है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, कॉज थीटा, ये कहलाता है पावर फैक्टर। इसे चंद एक एमसीक्यू आते हैं। चलें, तो अब बात कर लेते हैं एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, एसी सोर्स और कैपेसिटर। तो जब एसी सोर्स और कैपेसिटर लगा हुआ होता है, एसी थ्रू कैपेसिटर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर में क्या होता था, करंट लीड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल क्या होगा जी, यहाँ पे हम पहले निकाल चुके हैं, एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम पावर निकालें तो P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ 90। तो कॉज 90 क्या हो जाएगा, 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर किसके बराबर होती है, 0 के। और अगर वो पूछ लें सिर्फ पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे जी पावर फैक्टर जो कि कॉज 90 है वो बराबर होगा 0 के। पावर भी 0 होगी और जो पावर फैक्टर यानी कॉज थीटा है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, चलें देखें जी। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, मतलब सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ हो और साथ सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो, तो उस सूरत में क्या होगा, वो भी अभी हम देख चुके हैं कि अगर आपके पास इंडक्टर लगा हुआ हो, एसी थ्रू इंडक्टर, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या एंगल होता है, यहाँ पे आप देख लें 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री है यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। तो पावर क्या बनेगी जी, यहाँ पे पहले तो देख लें थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पावर कितनी होती है, 0। और पावर फैक्टर कितना होता है, वो भी 0। तो इस सूरत में भी क्या होगा, 0। तो आप क्या बताएंगे, इन अ प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर इज 0, पावर डेसिपेशन इज 0। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई हो। वैसे तो इसकी पावर हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है, 0 डिग्री। तो पावर आ जाएगी जी P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ पे पावर बराबर आ जाएगी वी आर एम एस और आई आर एम एस के। ठीक है, पावर ये आ गई और पावर फैक्टर किसके बराबर होगा जी, कॉज 0 यानी 1 के। तो इस सूरत में पावर फैक्टर बराबर होगा 1 के। तो ये होगी जी पावर। अब देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट को। तो बात करते हैं अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट की, तो इसमें क्या होगा जी, सीरीज में लगे होंगे क्या क्या चीज़ें लगी होंगी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जिसको हम आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरएलसी, आरएलसी। आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा, अगर तीनों कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हों, यानी एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ क्या जी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर और इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर, तीनों सीरीज में लगे हुए हों,
इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी इंडक्टेंस L है, इसकी कैपेसिटेंस C है। इस सूरत में क्या होगा, मैं सीधा जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे मूव करता हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये एक सीधी लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये है किसके लिए जी, रेजिस्टेंस के लिए। क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं। ये रेजिस्टेंस के लिए लाइन होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए जी, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है। तो ये हो गया जी XC, ठीक है, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए रेड वाली लाइन यानी करंट जो है वो वोल्टेज यानी ग्रीन लाइन से लीड कर रहा है। अब बात करें किसके लिए जी, इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट से, तो ये XL की होगी, ठीक है। अब जब लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो XC डोमिनेट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो XL डोमिनेट करती है। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है और लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती है। तो एक वक्त ऐसा आता है जब ये XL और XC आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसी खास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे। एक वक्त ऐसा आता है जब XL बराबर हो जाती है XC पे। इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। यानी जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएं तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, XL की जगह पुट करें जी ओमेगा L, XC की जगह पुट करें जी 1 ओवर ओमेगा C, ओमेगा स्केयर बराबर आ जाएगा 1 ओवर LC, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई F स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ LC। तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा जी 1 ओवर 2 पाई स्केयर रूट ऑफ LC। इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की इस वैल्यू पे रेजोनेंस आ जाएगी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होंगी फ्रीक्वेंसी की इस वैल्यू पे। तो अब हम देख लेते हैं इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज सीरीज रेजोनेंस सर्किट की, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट की है, बेसिकली सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है किसके जी, आपके सामने लिखा हुआ है FR इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है। जब सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस आ जाती है, अब जब रेजोनेंस आ गई यहाँ पे XL और XC आपस में बराबर हो गए और ये हैं दोनों के क्या, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पॉइंट को कि XL एंड XC, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे जी, बराबर। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। जब ये दोनों बराबर हों लेकिन क्या हों, ऑपोजिट हों, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जब XL और XC कैंसिल हो गया तो सर्किट तो सिर्फ रेजिस्टिव बच गया, R बच गया। तो सर्किट क्या बच जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, XL और XC बराबर होंगे, रेजोनेंस आ जाएगी और सर्किट जो है वो क्या करेगा, इज रेजिस्टिव सो दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। जब रेजिस्टिव सर्किट होगा तो करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाएंगे और उसके लिए पावर फैक्टर बराबर होता है 1 के, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और cos 0 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इम्पीडेंस की। अब देखिए XL और XC ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर में और इंडक्टर में करंट को रोक रही थी। तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ R बच गई, तो यानी रेजिस्टेंस तो कम हो गई, इम्पीडेंस क्या हो गई, कम से कम होगी, मिनिमम होगी। तो रेजिस्टेंस इस सूरत में क्या होगी, मिनिमम होगी, जो कि बराबर होगी R के, क्योंकि सर्किट रेजिस्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोर्स वोल्टेज V0 अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, V0 ओवर R होगा, किस पे जी, रेजोनेंस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेरी किस तरीके से करता है ये, यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप गौर करें कि y एक्सिस पे जो है करंट है,
और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। होगा क्या कि शुरू में क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जब बढ़ रही होगी एक खास पोजीशन पे पहुंच के करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो जहां पे करंट मैक्सिमम होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो पहला रीजन है लो फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट करेगी और सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। यहाँ पे इस सूरत में सर्किट जो है वो क्या होगा, कैपेसिटिव। ठीक है, और रेजोनेंस पे पहुंच के सर्किट क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टिव बच जाएगा। कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो सेकंड पोर्शन है हाई फ्रीक्वेंसी वाला, उस पे सर्किट क्या होगा जी, इंडक्टिव। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात है, वो कह रहे हैं कि जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया होगा सोर्स के जरिए, वो वोल्टेज, और देखें रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, तो वो तो एनर्जी स्टोर कर लेंगे। तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी फर्ज कर लें ये सर्किट था, दोबारा बना रहा हूं, ये एसी सोर्स है, रेजिस्टेंस, ये क्या है जी, कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक है, आर सी और एल। अब सी जो है उसने एनर्जी स्टोर की, उसका पोटेंशियल वी सी। एल ने भी एनर्जी स्टोर, एल जो है जो इंडक्टर है उसने भी एनर्जी स्टोर की, उसका पोटेंशियल वी एल और इसका वी आर। अब जो टोटल वोल्टेज जो यहाँ से अप्लाई किया होगा वो तो सम होगा ना इसका, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। लेकिन चूंकि इंडक्टर और कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की है, तो इनका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जितना होना चाहिए था उससे। तो ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर होगा ना, वी एल और वी सी, ये दोनों अप्लाइड वोल्टेज से भी ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, चार्जेस को स्टोर भी करते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, तो चलें देखें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा, आप डायग्राम बना लें। ठीक है, ठीक है, आर एल और साथ सी। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या लगे होंगे जी, पैरेलल लगे होंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब क्या होगा जी, जब रेजोनेंस होगी तो, जब रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, एक्स एल बराबर होगा एक्स सी के, और उसी तरीके से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। सर्किट वही रेजिस्टिव भी बच जाएगा। ठीक है, सर्किट इस सूरत में भी क्या होगा, जब कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे, सर्किट जो है वो रेजिस्टिव हो जाएगा, रेजिस्टिव एट रेजोनेंस। ठीक है जी, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उस पर इम्पिडेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो क्या होगी, रेजिस्टिव होगी। ठीक है, और जब देखें इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी यानी उसको रोकने वाली जो क्वांटिटी है यानी रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम है, तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और पावर फैक्टर क्या होगा, 1। पावर फैक्टर 1 क्यों होगा, क्योंकि सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव बच गया, और थीटा बराबर है 0 डिग्री, पावर में पुट करें तो पावर फैक्टर 1 आएगा।
यहाँ पे क्या होगा, जो आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने